तो आज की वीडियो में हम देखेंगे डीसी शंट मोटर। ठीक है, तो डीसी शंट मोटर हमने बनाई क्यों? क्योंकि पहले हमने कौन सी मोटर बनाई थी यहाँ पर, डीसी सीरीज मोटर। अब डीसी सीरीज मोटर की जो स्टार्टिंग स्पीड होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अगर उसको हम नो लोड कंडीशन में चलाएंगे तो डीसी सीरीज मोटर की स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसका स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है, 5 गुना होता है उसके फुल लोड टॉर्क का। तो हमने फिर कौन सी मोटर बनाई यहाँ पर, डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर बनाने का फायदा ये होता है क्योंकि जो इसकी स्पीड होती है वो क्या होती है, स्थिर होती है। अब हम यहाँ पर डीसी शंट मोटर के सर्किट डायग्राम को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार डीसी शंट मोटर का सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। तो डीसी शंट मोटर में होता क्या है, देखो दो वाइंडिंग इसमें होती है। एक होती है आर्मेचर वाइंडिंग, और जैसा कि आप सभी को पता है जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, उसके बाद इसके हम समांतर क्रम में एक और वाइंडिंग जोड़ते हैं जिसको बोलते हैं हम शंट फील्ड वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग। अब हम शंट फील्ड वाइंडिंग को पहचानेंगे कैसे, क्योंकि जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, अधिक होता है आर्मेचर वाइंडिंग की और सीरीज वाइंडिंग की अपेक्षा। और दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पर, जो हमारे इस वाइंडिंग के टर्न होते हैं ये पतले वायर के होते हैं और टर्नों की संख्या यहाँ पर क्या होती है, अधिक रखी जाती है। और इसके अपोजिट सीरीज मोटर में क्या था, वहां पर टर्नों की संख्या कम थी और वो कैसे वायर की थी, मोटे वायर की। तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है, टर्नों की संख्या हम ज्यादा लेते हैं और वायर कैसे रखते हैं इसमें, पतले वाले। ठीक है, तो गेज हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर पतला रहेगा। ठीक हो गया। तो इस प्रकार जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग होते हैं शंट, इनके प्रत्येक वाइंडिंग के दो दो टर्मिनल क्या निकले होते हैं, बाहर निकले होते हैं। इस प्रकार बाहर निकलने वाले टर्मिनलों की संख्या कितनी होती है, हमारे पास 4 होती है। जहां पर ये मोटर दिखाया गया है इस मोटर में यहाँ पर 1 2 3 4 ये 4 वायर बाहर निकाल के दिखा रखे हैं। ठीक है, तो इसमें दो हमारे जो वायर होते हैं वो आर्मेचर वाइंडिंग के होते हैं और दो जो वायर होते हैं वो किसके होते हैं, शंट फील्ड वाइंडिंग के होते हैं। और इन्हें हम टेस्टिंग लैंप और मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं कि कौन से तार हमारे किस वाइंडिंग से बाहर निकाले गए हैं। तो इसको हम भी चेक करेंगे, उसके बाद इसके कनेक्शन करेंगे। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए, जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग होती है इसके समांतर क्रम में हम कौन सी वाइंडिंग को जोड़ते हैं, शंट फील्ड वाइंडिंग को जोड़ते हैं। इसीलिए इस मोटर का नाम क्या पड़ जाता है हमारा, शंट मोटर। ठीक हो गया। और अब देखिए यहाँ पर इस सर्किट डायग्राम में हमने इसको नीचे से नेगेटिव सप्लाई और ऊपर वाले से क्या दे रखी है, पॉजिटिव सप्लाई दे रखी है। अगर हम यहाँ पर सप्लाई टर्मिनलों को चेंज करते हैं, यानी कि मैं नीचे पॉजिटिव और ऊपर क्या कर दूं, नेगेटिव जोड़ दूं, तो उस कंडीशन में हमारी मोटर की स्पीड में कोई चेंजेज नहीं होता है। ठीक है, वो जिस दिशा में घूमती है उसी दिशा में क्या करेगी, वो रोटेट करेगी। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके सप्लाई टर्मिनलों को चेंज करने पर इसकी स्पीड को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर वो क्लॉकवाइज घूम रही है तो क्लॉकवाइज ही घूमेगी, यदि अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रही होती है। ठीक, तो एग्जाम में देखो यही क्वेश्चन आता है, क्या हम इसके सप्लाई टर्मिनलों को चेंज करके, इन सप्लाई टर्मिनलों को चेंज करके इसकी रोटेशन की दिशा को घुमा सकते हैं? तो क्वेश्चन हमारा आंसर क्या होगा, हमारा यहाँ पर नहीं घुमा सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी मोटर क्लॉकवाइज चल रही है तो क्लॉकवाइज ही चलेगी, और एंटी क्लॉकवाइज चल रही होगी तो वो एंटी क्लॉकवाइज ही चलेगी। अब देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर बन रहा है, अगर हमें इस मोटर की रोटेशन की दिशा को अगर चेंजेस करना है तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या करना होता है, एक हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है, एक हमारी यहाँ पर शंट फील्ड वाइंडिंग है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से हम किसी के भी टर्मिनलों को आपस में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, मगर केवल हमें एक ही वाइंडिंग के करने होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि मेरा यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग में 2 पॉइंट है, एक है A1 सिरा, एक है इसका A2 सिरा। तो इस कंडीशन में हम क्या कर देंगे, A2 को ऊपर कनेक्ट कर देंगे कार्बन ब्रश से और A1 को नीचे वाले कार्बन ब्रश से कनेक्ट कर देंगे। इस कंडीशन में हमारी मोटर की घूमने की दिशा क्या होती है, वो परिवर्तित हो जाती है। अब अगर हम इसी प्रकार से शंट फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनलों को भी चेंज कर दें तो हमारी मोटर में कोई चेंजेज नहीं आएगा, क्योंकि हमें या तो शंट फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनलों को चेंज करने होते हैं या तो आर्मेचर के, दोनों में से किसी एक के ही टर्मिनलों को हमें चेंज करने होते हैं। यदि हम फील्ड के करना चाहें तो हम क्या करेंगे, देखो F1 पॉइंट को हम नीचे से नेगेटिव सप्लाई दे देंगे और F2 पॉइंट को हम ऊपर से पॉजिटिव सप्लाई दे देंगे। इस प्रकार हम इसके घूमने की दिशा को चेंजेज कर सकते हैं।
और देखिए यहाँ पर हमारी आर्मेचर वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों ही क्या होते हैं, यहाँ पर सप्लाई सोर्स के समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो हमारी ये सप्लाई सोर्स है डीसी, उसके पैरेलल में ही आर्मेचर भी जुड़ा होता है और उसके पैरेलल में हमारे यहाँ पर शंट फील्ड वाइंडिंग भी जुड़ी हुई होती है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर और इम्पोर्टेंट बनता है। वो क्वेश्चन क्या है कि जो हमारी शंट मोटर होती है, इनकी जो स्पीड होती है वो स्थिर यानी कि कांस्टेंट क्यों होती है। देखो जो हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, इसका जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है। अगर हमारा फ्लक्स ही स्थिर रहेगा तो इसकी स्पीड भी क्या रहेगी, हमारी कांस्टेंट रहेगी। इसीलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली मोटर कौन सी हमारे यहाँ पर, डीसी शंट मोटर का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है इंडस्ट्री एरिया में, और घरेलू उपकरणों में भी इसको बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट इसके हम ये शंट फील्ड वाइंडिंग की बात करेंगे। तो शंट फील्ड वाइंडिंग की जो हमारा अगर फ्लक्स कांस्टेंट होता है, इसका मतलब क्या रहेगा, हमारी करंट भी क्या रहेगी, इसमें स्थिर रहेगी। करंट स्थिर रहेगी तो इसका मतलब क्या है, इसका जो हमारा इस वाइंडिंग का प्रतिरोध है वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। इसीलिए प्रतिरोध हमारा स्थिर रहेगा, जिसके कारण करंट हमारी स्थिर रहेगी और फ्लक्स हमारा स्थिर रहेगा। इसी के कारण हमें स्पीड भी क्या मिलती है, इसकी कांस्टेंट मिलती है, वो जो मिलेगी हमें स्थिर मिलेगी। हम इसके करंट की बात करते हैं तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं ओम्स लॉ। देखो कहता है V इजिकल टू आई इंटू आर, तो I इजिकल टू क्या आता है हमारा V अपॉन आर। तो अभी हमें जो करंट निकालनी होती है वो शंट फील्ड वाइंडिंग की निकालनी होती है। तो अब हम शंट करंट निकालेंगे इसकी। देखिए इसकी करंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने ISH लिखा है। SH का मतलब क्या होता है, शंट, और I का मतलब होता है करंट। तो कौन सी करंट हो गई है, शंट करंट। इजिकल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन RSH। अब यहाँ पर B हमारा है अप्लाइड वोल्टेज, जो हम यहाँ से अप्लाइड करते हैं, और समांतर क्रम में हमारी आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होती है, वोल्टेज दोनों में सेम रहती है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं, केवल V लेते हैं अपॉन हमारा RSH। RSH हमारा होता है इस शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। अब देखिए इसकी टोटल करंट की बात करेंगे तो हमारी आर्मेचर करंट बराबर क्या होता है, लोड करंट माइनस शंट करंट। अगर हम इसमें लोड कनेक्टेड करेंगे, ठीक है, तो लोड कनेक्ट करने के बाद हमें आर्मेचर करंट का मान निकालना होता है। तो हम क्या करते हैं, आर्मेचर करंट इजिकल टू लोड करंट माइनस शंट करंट को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देते हैं मोटर के केस में। तो इस कंडीशन में हमारी आर्मेचर करंट का मान निकल जाता है। अब देखिए इस फॉर्मूले से जब हम आर्मेचर करंट का मान निकालते हैं तो आर्मेचर करंट का मान हमारा लोड करंट माइनस शंट करंट को निकाल के हम क्या कर सकते हैं, आर्मेचर करंट का मान हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह होती है कि हम मोटर के केस में यहाँ पर माइनस लेके चलते हैं और जनरेटर के केस में हम प्लस का सिंबल लेके चलेंगे। ठीक हो गया। अब देखिए जो हमारी शंट मोटर में क्या होगा, जब इसे हम सप्लाई देते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो आर्मेचर होता है इसके अंदर क्या उत्पन्न होता है, बैक ईएमएफ। और इस बैक ईएमएफ का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है डीसी मोटर में वो होता है ईबी। तो यहाँ पर ईबी हमारा क्या होता है, बैक ईएमएफ जेड फाइव एन पी अपॉन 60A। तो यहाँ पर हमारा जेड होता है कंडक्टरों की संख्या, और फाइव हमारा फ्लक्स होता है, एन हमारी स्पीड, पी हमारे पोलों की संख्या, और ए हमारा समांतर पथों की संख्या यहाँ पर होती है। अब इस कंडीशन में अगर हमें स्पीड निकालनी होगी तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, जेड फाइव एन पी इजिकल टू ई बी 60A। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे चालकों की संख्या जेड होती है ये भी कांस्टेंट होती है, क्योंकि वाइंडिंग करते समय जो कंडक्टर हमने डाल दिए हैं उनकी संख्या क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। उसी कारण हमारे कंडक्टरों की संख्या यहाँ पर क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। और दूसरा हमारी पोल को हम चेंजेज नहीं कर सकते हैं। जब हमारी मोटर बनती है उसी समय क्या करते हैं, हम पोलों को फिक्स कर देते हैं कि कितने पोल हमें इसमें बनाने हैं। तो इस प्रकार हमारे पोलों की संख्या भी क्या रहेगी, इसमें कांस्टेंट रहेगी यानी कि फिक्स रहेगी। नेक्स्ट आता है हमारा समांतर पथों की संख्या, और समांतर पथों की संख्या भी इसमें क्या होती है, फिक्स ही रहती है। ठीक हो गया। तो इसलिए हमारा जो फॉर्मूला बनता है स्पीड का वो हो जाएगा एन बराबर ई बी अपॉन 5, क्योंकि मोटर की स्पीड भी स्थिर नहीं रहती है, बैक ईएमएफ भी स्थिर नहीं रहता है, और फ्लक्स भी स्थिर नहीं रहता है। थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें आते रहते हैं।
एकदम ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता है शंट मोटर में, थोड़ा बहुत क्या होता है इसमें घटाव बढ़ाव चलते रहता है। तो थोड़ा बहुत इसमें फ्लक्चुएशन क्या होता है, चलते रहता है। तो यहाँ पर हमारा जो स्पीड होता है वो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बैक ईएमएफ के। क्लियर हो गया। अब देखिए बैक ईएमएफ का फॉर्मूला जो होता है वो होता है V माइनस आई ए इंटू आर ए। V हमारी अप्लाइड वोल्टेज होती है और आई ए और आर ए यहाँ पर इस आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध और इसका क्या होता है, करंट होता है। क्लियर हो गया। तो बैक ईएमएफ का फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, V माइनस आई ए इंटू आर ए। तो यहाँ पर बात आती है कि बैक ईएमएफ में हमने केवल आई ए और आर ए ही क्यों लिया, शंट के रेजिस्टेंस और शंट के करंट को क्यों नहीं लिया। तो यहाँ पर जो आंसर बनता है, क्योंकि जो हमारा बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है वो केवल आर्मेचर में ही उत्पन्न होता है और बैक ईएमएफ हमारा शंट वाइंडिंग में नहीं होता है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं, आई ए इंटू आर ए। और यहाँ पर देखिए जो अप्लाइड वोल्टेज हम देते हैं उसके कारण यहाँ पर क्या उत्पन्न होता है, बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है। और यह बैक ईएमएफ जो होता है हमारा अप्लाइड वोल्टेज से क्या होता है, हमेशा कम होता है, इसीलिए हम यहाँ पर किस साइन का प्रयोग करते हैं, माइनस के साइन का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए जो n हमारा स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पर क्या बन जाएगा, v माइनस आई ए इंटू आर ए अपॉन 5। और v माइनस आई ए इंटू आर ए क्या है हमारा, यहाँ पर इस बैक ईएमएफ का की वैल्यू है। तो यहाँ पर हमने बैक ईएमएफ की वैल्यू की जगह क्या रख दिया, उसका पूरा मान रख दिया है। और इस प्रकार हमारा एक नया फॉर्मूला और तैयार होता है, वो होता है स्पीड n बराबर बैक ईएमएफ अपॉन k इंटू फ्लक्स। अब यहाँ पर k क्यों लगाया हमने, क्योंकि हमारा फ्लक्स क्या होता है यहाँ पर कांस्टेंट होता है, इसीलिए हम यहाँ पर इसको k से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार आप इसके सर्किट डायग्राम को समझ चुके होंगे। तो अब हम इसके टॉर्क की बात करेंगे। तो हमारा ये जो डीसी शंट मोटर होता है इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ठीक है, वो फुल लोड टॉर्क का केवल 1.5 गुना होता है, जिसे हम 1.5 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1.5। और सीरीज मोटर का टॉर्क कितना था, यहाँ पर 5 गुना टॉर्क होता है हमारी सीरीज मोटर का। और इसका टॉर्क क्या होता है, बहुत कम होता है। तो सीरीज मोटर में हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं उसमें क्या लगाते हैं, लोड। ठीक है। तो सीरीज मोटर में लोड लगाने से क्या होता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि टॉर्क हम क्या करते हैं, बढ़ जाता है। तो जिस प्रकार अब हम बात करते हैं यहाँ पर शंट मोटर की, तो शंट मोटर का टॉर्क बहुत कम होता है, इसीलिए हम इसको बिगर लोड के भी चला सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हमारी जो सीरीज मोटर होती है, ठीक है, अब हमारी जो सीरीज मोटर होती है उसका जो टॉर्क होता है वो कितना गुना होता है, फुल लोड टॉर्क का 5 गुना होता है। ठीक है। और स्टार्टिंग में उस मोटर की स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो हम क्या करते हैं, सीरीज मोटर में स्टार्टिंग में लोड लगाते हैं, जिसके कारण हमारा टॉर्क बढ़ जाता है लोड लगाने से, और हमारी मोटर की स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है, जिससे हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग उखड़ने से क्या होती है, बच जाती है। और यहाँ पर क्या है, हमें लोड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इसकी स्पीड कम रहती है और क्या रहती है, वो कांस्टेंट भी रहती है। ठीक है। तो इस प्रकार सबसे ज़्यादा हम यूज किसको मोटर को कर रहे हैं, अपनी डीसी शंट मोटर को कर रहे हैं। क्लियर हो गया इतना। अब हम इसके थोड़ा आकार की बात कर लेते हैं। तो इसका जो साइज जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है एसी मोटर की अपेक्षा। अब आकार बड़ा क्यों होता है, देखिए जो हमारी डीसी शंट मोटर होती है इसके आर्मेचर में भी वाइंडिंग होती है और फील्ड में भी वाइंडिंग होती है, बल्कि जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है उसका केवल फील्ड में ही वाइंडिंग होता है, उसके रोटर में कोई वाइंडिंग नहीं होता है। अब यहाँ पर इसके 2 वाइंडिंग होने के कारण इसका आकार और इसके मूल्य क्या होते हैं, थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब देखो एग्जाम पॉइंट व्यू में एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि हमारे पास एक इंडक्शन मोटर और एक डीसी मोटर, ठीक है, दोनों समान क्षमता के हैं, तो किसका आकार और मूल्य यहाँ पर ज़्यादा होगा, मूल्य और आकार बड़ा होगा। तो यहाँ पर हमारी डीसी मोटर का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, और इसका मूल्य भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। किस कंडीशन में, जब हमारी एसी मोटर और डीसी मोटर दोनों समान क्षमता की होनी चाहिए। यहाँ पर क्लियर हो गया। अब इसके मूल्य महंगे क्यों हैं, क्योंकि इसके आर्मेचर में भी वाइंडिंग होती है और इसमें एक कम्यूटेटर भी लगा रहता है, जिसके कारण इसका आकार भी बढ़ जाता है और इसके मूल्य भी क्या होते हैं,
बढ़ जाते हैं, और दूसरा इसका क्या है, फील्ड में भी वाइंडिंग होती है। तो यहाँ पर हम इसकी विशेषताओं की बात करेंगे। तो डीसी शंट मोटर की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है बताइए एक बार। क्योंकि इसकी स्पीड क्या रहती है, स्थिर रहती है, यानी कि कांस्टेंट रहती है। क्लियर हो गया, तो इसीलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब दूसरी विशेषता इसकी देखिए, जो इसे स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है, किसकी बात कर रहे हैं हम, स्टार्टिंग टॉर्क की, वो कितना चाहिए होता है ये हम आपको बता रहे हैं, वो भी प्रैक्टिकली। तो इसकी टॉर्क की जब बात करते हैं, देखो कितना टॉर्क इसे चाहिए होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब इसको घुमा रहे हैं, देखो तो घुमाने में क्या होता है, इसको एक हल्के से टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसमें क्या लगे रहते हैं, बेरिंग लगे रहते हैं, एंड प्लेट लगी है। तो घूमने में कुछ ना कुछ ताकत तो इसको लगेगी ही लगेगी। तो जितना स्टार्टिंग में इसकी यांत्रिक क्षति होती है, यानी कि जो मैकेनिकल लॉस होता है, उतने को कवर करने के लिए हमें इसको क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए होता है। बाकी हम इसमें एक्स्ट्रा टॉर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती है स्टार्टिंग में। क्लियर हो गया, क्योंकि हमारा इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है, केवल 1.5 गुना होता है फुल लोड टॉर्क का। तो अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो कभी भी हमें मोटर का कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला हमारे यहाँ पर क्या होता है, स्पीड, दूसरा हमारी मोटर के लिए लोड, और तीसरा हमारा टॉर्क। हमारी इस मोटर की स्पीड कितनी है, और इसमें हमने लोड कितना कनेक्ट कर रखा है, और उस लोड को घुमाने के लिए हमें कितनी टॉर्क की आवश्यकता है। तो 3 चीजों से हम इसकी क्या करते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। अब देखिए, जो हमारा स्पीड, लोड और टॉर्क है, इन 3 चीजों से हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 सेट बनाते हैं। और 3 सेट कब बनते हैं, देखिए 2 का हमेशा एक सेट बनाने पड़ते हैं। इस प्रकार इन 3 चीजों से हम कितने सेट बना सकते हैं, केवल 3 सेट। पहला देखिए स्पीड और लोड का, तो पहली कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया हमारा, स्पीड और लोड का। सेकंड जो हमारा बनता है वो टॉर्क और लोड का हो गया है, और थर्ड जो बनता है हमारा वो स्पीड और टॉर्क का। इस प्रकार इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो हम पहले बात करेंगे सबसे पहले इसकी स्पीड और इसके लोड की। क्लियर, ये एन हमारा इसकी स्पीड हो गया है, और आई एल यानी कि लोड करंट हमारा क्या हो गया, इसका लोड हो गया। जैसे जैसे हम इसमें देखिए यहाँ पर से इस साइड को लोड को बढ़ाते जाते हैं, तो इसकी स्पीड में थोड़ा सा क्या होती है, कमी होती है। क्योंकि देखिए हमारी जो शंट मोटर होती है, वैसे इसकी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, मगर लोड को बढ़ाने पर इसकी स्पीड देखिए थोड़ा सा क्या होती है, झुक जाती है, यानी कि घट जाती है। तो हमारा कर्व यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है, झुक जाता है, जिसके कारण हमारी स्पीड थोड़ा सा क्या होती है, इसमें कम हो जाती है। एकदम ज्यादा कम नहीं होती है, थोड़ा बहुत उसमें अंतर आ जाता है। देखो इस कंडीशन में ये हमारा ए कंडीशन है, ये हमारी बी कंडीशन है। तो ए से थोड़ा क्या होती है, झुक के हमारी कंडीशन कहाँ आ जाती है, बी में आ जाती है। किस कंडीशन में, जब हम इस मोटर में एकाएक क्या करते हैं, लोड को बढ़ाते हैं। क्योंकि जो हमारी ये मोटर होती है डीसी शंट मोटर, इसकी जो स्पीड होती है वो नो लोड से लेके फुल लोड तक जाने में थोड़ा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नो लोड स्पीड में थोड़ा ज़्यादा रहती है, जैसे हम लोड को ऐड करते हैं तो स्पीड थोड़ा कम हो जाती है। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो वो होता है हमारा टॉर्क और लोड का। ठीक है, टॉर्क और लोड की दूसरी कंडीशन आती है। और टॉर्क और जो हमारा लोड करंट का कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर बनता है, वो एक सीधी रेखा के रूप में बनता है। कैसा बनता है, केवल सीधी रेखा के रूप में, क्योंकि जो हमारा फ्लक्स होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। अब देखिए टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टॉर्क इज इक्वल टू आर्मेचर करंट इनटू फ्लक्स। अब हमारी जो शंट मोटर होती है वहाँ पर फ्लक्स क्या होता है, इसका स्थिर होता है। ठीक है, अगर शंट फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो उसके कारण हमारी स्पीड भी क्या मिलती है, स्थिर मिलती है। और टॉर्क हमारा किसके समानुपाती होता है, सीधे आर्मेचर करंट के। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो ग्राफ बनता है, इसका वक्र जो बनता है वो सीधी रेखा के रूप में बनता है। क्योंकि जो हमारी लोड करंट जो होती है, ये लोड करंट किसके बराबर होती है, आर्मेचर करंट के बराबर ही होती है। ठीक है, उस कंडीशन में अगर लोड को बढ़ाएंगे तो हमारा टॉर्क भी क्या होगा, बढ़ेगा। देखो अगर मैं लोड करंट को बढ़ा रहा हूं तो मेरा टॉर्क भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो हमारा क्या होगा, टॉर्क भी बढ़ते हुए जाएगा। तो ग्राफ हमारा किस बनेगा, इस प्रकार से एक सीधी रेखा के रूप में ग्राफ बन जाएगा। अब हम इसकी तीसरी कंडीशन की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम तीसरी कंडीशन देखते हैं, जो हमारा स्पीड और टॉर्क के बीच का कैरेक्टरिस्टिक बनता है। देखिए जो हमारी मोटर की स्पीड होती है शंट मोटर की, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, मगर क्या होता है, जैसे हम इसमें लोड बढ़ाते हैं तो लोड बढ़ेगा तो हमारा टॉर्क भी क्या होगा,
बढ़ेगा। अगर टॉर्क के बढ़ने पर देखो क्या होगा, थोड़ी सी स्पीड में क्या होती है, कमी हो जाती है, एकदम ज्यादा कमी नहीं होती है, थोड़ा बहुत क्या होती है, लोड बढ़ाने पर कमी हो जाती है। और इसी तो इसकी स्पीड हमारे थोड़ा सा क्या हो जाती है, कम हो जाती है डीसी शंट मोटर की। तो हमने इसके यहाँ पर तीन के तीन कैरेक्टरिस्टिक देख दिए हैं। अब हम इसके मोटर को खोलेंगे और इसके सर्किट डायग्राम के अनुसार इसके कनेक्शनों को करेंगे।